हेलो दोस्तों। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर आपका समय ज़रूर बदल जाता है। आपको बता दें, जितना भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपके लिए 20 दिन की संपूर्ण यहाँ पर रणनीति बनाई गई है। इतिहास, आज पहले अपन इतिहास को देखेंगे, भूगोल को देखेंगे, इसी तरीके से अपन राजनीतिक विज्ञान को देखेंगे और सभी अपन देखने वाले हैं। 20 दिन में आप मेरे साथ तैयारी कर लीजिए, आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आप बन जाओगे। 100% गारंटी दिलाता हूँ। आपका 50 में से 40 प्लस स्कोर आएगा। एक के बाद एक वीडियो आने वाली है और सारी वीडियो कोई बड़ी नहीं होगी, लगभग 15 से 20 मिनट की सभी वीडियो रहने वाली है। 15 से 20 मिनट की ही एक वीडियो रहेगी। आपको लगभग 50 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा और आप 50 की 50 वीडियो को देख लीजिएगा। आपका यहाँ पर 40 से ज़्यादा स्कोर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पाओगे कि इस वीडियो के बाद जितने भी मैं आपको फैक्ट बताऊंगा आपको पता चलेगा कि सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इतिहास। इतिहास की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठकर आता है कि भाई इतिहास का जनक कौन है। तो इतिहास का जनक माना गया है हेरोडोटस, जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद अपने पास आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल होता क्या है, इसकी एक बार आप जानकारी ले लीजिएगा। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह काल जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और उसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है, ऐसा काल जिसके माय कोई भी लिखित चीज अपन ने नहीं मिली थी, उसके माय मानव क्या है, पूर्णतः अच्छी तरीके से सभ्य नहीं था। ठीक है, उसको ही प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को अपन ने 3 भागों में बांटा है। आपने 3 भागों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 3 भागों को याद रखना है। चलो देखो, 3 भाग अपने पास कौन कौन से हैं उनको आप देख लीजिएगा। सबसे पहला जो अपने पास पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, दूसरा पढ़ने वाले हैं मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखो, इनको अपन पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन इनका आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। पूरा पाषाण काल क्या है, जो सबसे पहले मनुष्य जब से उत्पन्न हुआ और 8000 साल पहले से का जो क्षेत्र आता है उसको अपन ने रखा है किसमें, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसके बाद ध्यान रखना है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आपको 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का जो काल आता है उसको आपको ध्यान रखना है मध्य पाषाण काल में। और अपने पास नव पाषाण काल आ जाएगा, 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही 2500 से अपन कम में आएंगे, 2500 से कम यहाँ पर 1750 तक आएंगे, ये आपको देखने का मिलेगा सिंधु सभ्यता। वहाँ पर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही देखिए। अब देखिएगा, अपने पास क्वेश्चन आता है कि भाई आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। ये एक तरीके से आपके लिए फैक्ट है, फैक्ट को ध्यान रखिएगा। तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास फैक्ट आता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट आप ध्यान रखिए, मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति कौन से काल में सीखी थी, तो नवपाषाण काल में सीखी थी। इसके बाद आपको देखना है, इसके बाद है मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालतू पशु बनाया था, तो आपका आंसर आएगा कि भाई कुत्ते को बनाया था। कृषि का आविष्कार कौन से काल में आपको देखने को मिलता है, तो नवपाषाण काल में आपको देखने को मिलता है। इस पीडीएफ को आपको 2 से 3 बार पढ़ लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है ये। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। इसके बाद है कि पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। मतलब कि जो पहले पूरा पूरा पाषाण काल की बात करते हैं, उस टाइम पे मनुष्य अपने पेट का पालन कैसे किया करता था। तो आपको बता दें कि उस टाइम पर कोई भी चीज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वे शिकार कर 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 क्या करते थे, अपने पेट को भरा करते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास ध्यान रखना है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। ये आप सभी जानते हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया गया था, तो किस औजार का प्रयोग किया गया था, कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ध्यान रहेगा, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है दोस्तों कि भाई कृषि कृषि का प्रथम उदाहरण
जो कृषि का प्रथम उदाहरण किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, कि कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट अपने पास आता है कि कृषि का प्रथम उदाहरण किस क्षेत्र से देखने को मिला? तो आपका आंसर रहेगा मेहरगढ़ से। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, भारतवर्ष शब्द का सबसे पहले किस अभिलेख से देखने को मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलता है। मनुष्य के द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन कौन सी थी? तो आपका आंसर होना चाहिए गेहूं थी सबसे पहली फसल। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास फैक्ट ध्यान रखना है, जिन सिक्कों पर लेख नहीं हुआ करते हैं, जिन सिक्कों पर लेख नहीं थे, जो मतलब कि चिन्ह बने हैं, उनके ठीक ठीक ज्ञान भी नहीं था। जैसे आपके पास ये 1 रुपया था, इसके ऊपर कुछ भी लेख नहीं लिखा हुआ है और कुछ इस तरीके से चिन्ह बना दिए गए, उनके बारे में अपन को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ऐसे सिक्के को क्या कहा जाता था? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आहत सिक्के कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा रोमिला थापर के अनुसार जो लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था, वो आपका 800 ईस्वा पूर्व किया जाने लगा था। ठीक है। नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा कि भाई प्रमुख वेद, वेद के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। देखो वेद के बारे में आपको ध्यान रखना है, भारत में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ माना जाता है वो वेद को ही माना जाता है। और वेद का जो अर्थ माना गया है, शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तो आप सभी जानते हो कि भाई ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद होते हैं। ऋग्वेद के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे प्राचीनतम वेद हैं, इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं, 10,462 इसमें क्या है, रचनाएं देखने को आपको मिलती हैं। तो इसके बारे में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे प्राचीनतम वेद हैं, अभी पढ़ेंगे सबसे नया वेद भी। ठीक है, अर्थवेद है। इसके बाद देखिए, आपको ऋग्वेद के बारे में और आपको क्या क्या जानकारी रखनी है वो आप देखिएगा। ऋग्वेद के में कितनी शाखाएं हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 5 शाखाएं हैं। देवता, यहाँ पर सोम का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। ठीक है, सोम का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? 9वें मंडल में। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र मिलता है? तो 21 ही नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना की थी, किसने की थी गायत्री मंत्र की रचना? तो विश्वामित्र ने की थी। और जिसका तीसरे मंडल के माय क्या है, उल्लेख देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में देखने को मिलता है? तीसरे मंडल में। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। तो जो ये गायत्री मंत्र है, ऋग्वेद में तो देखने को मिलता है, लेकिन ये किसको समर्पित है? तो आपका आंसर होना चाहिए सावित्री को समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है कि भाई ऋग्वेद, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सूरदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच के माय क्या हुआ था दोस्तों? युद्ध हुआ। और इस युद्ध में राजा सूरदास की जीत हुई तथा यह युद्ध पुरेशणी नदी पर लड़ा गया था। किस कौन सी नदी पर लड़ा गया था? पुरेशणी नदी पर लड़ा गया था। यजुर्वेद की बात करते हैं, यह वेद गद्य एवं पद दोनों पर लिखा गया है। इसके 2 भाग हुआ करते हैं, एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट अपने पास आता है सामवेद। कौन सा आ जाता है? सामवेद। सामवेद की बात करते हैं तो इस वेद को संगीत की जानकारी मिलती है। सामवेद से से यहाँ पर से साम और से ही संगीत, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस वेद के माय संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? जैसे ही संगीत आए से देख लेना, तो आपको पास आंसर आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास है दोस्तों कि देखो यहाँ पर 449 इसके माए सामवेद में कुल कितनी रचनाएं देखने को मिलती हैं? तो 1549 रचनाएं इसमें देखने को मिलती हैं, जिसमें केवल सामवेद में 78 ही नई रचनाएं हुई थी और सारे की सारी जितनी भी रचना है शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अर्थवेद। अर्थवेद के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। वह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। सबसे बाद में कौन सा वेद लिखा गया? अर्थवेद लिखा गया। और इसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है। इसमें जादू टोना टोटका, जितना भी यहाँ पर जादू टोना टोटका और चिकित्सा विवाह प्रेम का सभी का उल्लेख कहाँ पर? अर्थवेद में देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद अपने को ध्यान रखना है, जो अर्थवेद है दोस्तों, अर्थवेद के माय 2 शाखाएं हुआ करती हैं।
दो शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती हैं पीपलाद शाखा, एक होती है शौनक शाखा। ठीक है। अर्थवेद को यहाँ पर ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। कौन सा वेद कहा जाता है, ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि इसमें यह भी बताया गया है कि सभा तथा समिति ये प्रजापति की दो पुत्रियां हुआ करती थी, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, तो 6 इसके में वेदांगों की संख्या है। एक का नाम है शिक्षा, ज्योतिषी, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। इन सभी को आपको याद करना है। इसके बाद है पुराणों की कुल संख्या, आपको ध्यान रखनी है। किसकी, पुराणों की। यहाँ पर पुराणों की कुल संख्या कितनी देखने को मिलती है, 18 देखने को मिलती है। पुराणों के रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष हो जाएगा। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण यहाँ पर गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध कौन से वंश से देखने को मिलता है, तो मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण का सातवाहन वंश से। वायु पुराण का गुप्त वंश से देखने को मिलता है। इन तीनों को आपको याद करके रखना है कि भाई मौर्य वंश का संबंध देखो विष्णु पुराण से, ऐसे ही मत्स्य पुराण आपको सातवाहन वंश ध्यान रखना है, वायु पुराण गुप्त वंश से। एक बार ये जो क्वेश्चन है मिलान करने के लिए दे दिया गया था। ठीक है। इसके बाद है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए चाणक्य हैं। इसके दो अन्य नाम भी हैं, उन दो नाम कौन कौन से हैं, एक का नाम है विष्णुगुप्त और एक है कौटिल्य। ये दोनों ही नाम आपके चाणक्य के हैं और जो कि अर्थशास्त्र के रचयिता माने गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है कि अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है और इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके बाद आता है कि भाई राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन है, तो कल्याण हो जाएगा। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन है। अभी तक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसका लेखक कौन है, तो कल्याण। तो ये सभी को पता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजतरंगिणी पुस्तक में किन राजाओं का इतिहास है, तो यहाँ पर कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। ठीक है। यहाँ पर है अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है, तो पाणिनि है और यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे प्राचीन जो स्मृति मानी गई है वो मनु स्मृति मानी गई है और मनु स्मृति का जो लेखक है वो कौन था, मनु था। इसके बाद है जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। इसके बाद है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है और ये जो कल्पसूत्र नामक पुस्तक है ये भद्र भाव ने लिखी थी। ठीक है। इसके बाद हम अपन पढ़ते हैं कि जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इसमें महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म की कहानियां लिखी थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसको अपन मोहनजोदड़ो के में भी पढ़ेंगे। असम में पाए जाने वाला गिवन भारत का एकमात्र कपि है। आज के लिए इतनी ही वीडियो रखते हैं, कल पढ़ेंगे अपन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा उन पर। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।